तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। मुजफ्फरनगर के खतौली में उत्कल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और इस हादसे की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। हादसे में कई लोगों की मौत भी हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि हादसे के बाद ट्रैक पर सफाई का काम चल रहा है, तो वहीं हादसे की वजह से कई ट्रेनें भी रद्द हो गई हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हादसे के बाद की तस्वीरें हैं, जब रेस्क्यू चल रहा था। साथ ही किस तरह से जो लोग हैं वो वहां पर परेशान हो रहे थे और लोगों को अस्पताल जब पहुंचाया जा रहा था। ये तमाम वो तस्वीरें हैं। क्रेन की मदद से, दिल्ली से एक क्रेन मंगाई गई है जिसकी मदद से डब्बों को हटाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में रेल हादसे के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि किस वजह से उत्कल एक्सप्रेस डीरेल हुई। चश्मदीदों की माने तो ट्रैक पर काम चल रहा था, मौके पर लाल झंडी भी नहीं लगाई गई थी और ट्रैक भी टूटा हुआ मिला है। अब जांच एजेंसियां हर एंगल से हादसे की वजह तलाशने में जुट चुकी हैं। कैसे अचानक पटरी से उतर गई उत्कल एक्सप्रेस? आखिर कैसे हो गया इतना बड़ा हादसा? कौन है हादसे का गुनहगार? क्या रेलवे की लापरवाही ने ली बेगुनाहों की जान? टूटा हुआ ट्रैक, रेलवे ट्रैक के पास रखा गैस कटर और पटरियों को जोड़ने वाला सामान गवाही दे रहा है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां क्या काम चल रहा था। मुजफ्फरनगर में हुए ट्रेन हादसे की असल वजह क्या है, ये जांच के बाद सामने आएगी। जगत कॉलोनी इलाके में जहां पर यह हादसा हुआ, वहां पर लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यहां पर रेलवे ट्रैक पर काम हो रहा था। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और ये आप जो इक्विपमेंट देख रहे हैं ये पटरियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए काम आता है। ये भी यहाँ बाहर बिखरा पड़ा हुआ है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि जो लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत दिनों से ट्रैक पर काम चल रहा था, जो बाकी ट्रेनें आती थी उनकी स्पीड कम होती थी, ये कितने की स्पीड में इस रास्ते से गुजर रही थी? ट्रैक पे काम चल रहा था और थोड़ा सा हम ये कहना चाहते हैं प्रशासन से ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। जब काम चलता है तो ट्रेन हल्की होनी चाहिए, कुछ यहाँ व्यवस्था रहनी चाहिए। यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है, कर्मचारी जो हैं बहुत कम हैं और उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया है इस पर। जबकि काम चल रहा था, बारिश यहाँ सुबह से हो रही थी, वो लोग काम कर भी रहे थे ट्रैक पर, ऐसा नहीं है काम कर रहे थे, लेकिन जब बारिश हो रही थी उसके बाद पीछे हट गए। ट्रेन आई लेकिन बहुत तेज़ स्पीड पे ट्रेन थी, करीब 100 या 110 के स्पीड रही होगी, इस वजह से हादसा। हादसे के पीछे लापरवाही दिख रही है। मेरठ जोन के एडीजी ने भी बताया कि ट्रैक रिपेयर के दौरान सावधान करने वाली लाल झंडी नहीं लगाई गई थी। जैसे ही ट्रेन ड्राइवर को ट्रैक पर काम होता दिखाई दिया तो उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए। नतीजा, कई बोगियां पटरी से उतरती चली गई। जो यहाँ मौके पर लोग बता रहे हैं उनका कहना है कि इस पे ट्रैक का रिपेयर झंडी जो लगती है अलर्ट के लिए वो नहीं लगी थी, और जैसे ही ड्राइवर को दिखाई दिया है कि वर्क हो रहा है उसने ब्रेक लगाया है। जो लोग यहाँ बता रहे हैं इसके लिए तो रेलवे सेफ्टी की टीम आएगी, वही डिसाइड कर पाएगी। ये तो बड़ी जांच का विषय है, जो रेलवे सेफ्टी के लोग आएंगे तभी पता चलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि जिस जगह पर हादसा हुआ है वहां पर पटरी कटी हुई पाई गई है और कुछ देर पहले शताब्दी एक्सप्रेस यहां से गुजरी थी, उसकी स्पीड कम थी, लेकिन उत्कल एक्सप्रेस की गति ज्यादा होने से हादसा हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर गैस कटर मौजूद हैं और पटरियों को जोड़ने का काम चल रहा था। सुबह से ही बरसात हो रही थी और आप यहाँ पर जो पटरी टूटी हुई है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। हादसे की जो मुख्य वजह प्रथम तौर पर देखने पर मिलती है वो यही जो स्थानीय लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ट्रैक पर काम चल रहा था और दोनों पटरियों को जोड़ने के लिए गैस कटर से यहाँ पर पटरियों के बीच में छेद किया जा रहा था। अचानक
ट्रेन आ गई और ड्राइवर को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर स्पीड को स्लो रखना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो टूल हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर काम चल रहा था। इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो यहाँ पर ट्रैक पर जो लोग थे वो काम कर रहे थे। गैस कटर बगल में आपको दिखाई देगा, ये गैस कटर है। यहाँ पर पटरियों के बीच में जो होल किया जाता है उसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। और दोनों पटरियों के बीच में जो जोड़ लगाने के लिए इक्विपमेंट होता है वो भी यहाँ पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। ये दोनों पटरियों को बीच में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरीके से निकला हुआ है और यहाँ से जो पटरी है वो टूटी हुई है, वो आपको दिखाई दे रही है। मरम्मत का काम चल रहा था, सुबह 11 बजे से यहाँ काम चल रहा था। इससे पहले भी कई ट्रेनें निकल चुकी हैं। इससे पहले शताब्दी एक्सप्रेस निकली थी यहाँ पे, तो ये जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने सोचा कि ये काम निकल जाएगी ट्रेन ये भी, लेकिन ये बोल्ट जो ढीले रह गए उसकी वजह से ये ट्रेन नहीं निकल पाई। ये का ही काम चल रहा था और वो एक बोल्ट का छेद हुआ है, दूसरा करने वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने गौर नहीं किया। आगे का एक वैसी लकड़ी का फट्टा लगा रखा था, उससे शताब्दी ट्रेन गुजर भी चुकी थी उससे पहले। ये ट्रेन आई, वो फट्टा निकल गया तो ये हादसा हो गया। हादसे की वजह पता लगाने के लिए हर एंगल से जांच हो रही है। जांच के लिए खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। पीएससी की 9 कंपनियों को भेजा गया है ताकि सच सामने आ सके। सभी जो यात्री थे उनको हरिद्वार पहुंचाने का प्रबंध कर दिया गया है और रेलवे हर तरह से पूरी तत्परता के साथ उनकी तीमारदारी में लगी है। बाकी मैंने जैसा बताया कि चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई हम करेंगे। जाहिर है इस बड़े रेल हादसे के पीछे कौन है, ये फिलहाल एक बड़ी पहेली है। लेकिन एक बार फिर हिंदुस्तान की लाइफलाइन जिस तरह से डिरेल हुई है, उसके बाद रेलवे की सुरक्षा सवालों के घेरे में आ गई है। खतौली मुजफ्फरनगर से रविकांत राय और अभिषेक शर्मा के साथ न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। तो इस हादसे पर एडीजी रेलवे क्या कह रहे हैं वो भी सुनाते हैं आपको। तो बता दें आपको कि 156 लोग इसमें घायल हुए हैं। जो अपडेट है आपको सुनाएंगे एडीजी रेलवे ने क्या कहा है। जो घायल हैं, जिन लोगों का उपचार हो गया वो जा रहे हैं। वे घायल भी 80-81 की कल सूचना आ रही थी, अभी उनका उपचार चल रहा है। सिविल पुलिस की काफी संख्या में है। जीआरपी के आसपास के गाजियाबाद, सहारनपुर, खतौली के तो यहाँ लोकल है ही है। बिजनौर आसपास के पुलिस स्टेशन से फोर्स बुला लिया गया है। पुलिस पीएससी की भारी संख्या में जवान यहाँ मौजूद हैं। बाकी आरपीएफ के बहुत सारे संख्या में यहाँ के आईजी और उनका पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तो पुलिस काफी संख्या में है यहाँ पर हेल्प करने के लिए। वहीं रेल हादसे को लेकर न्यूज स्टेट संवाददाता मोहित राज दुबे ने बात की उत्तर रेलवे के सीपीआरओ नीरज शर्मा से। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता नीरज शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या खत्म हो गया? रेस्क्यू वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है। अब ट्रैक में रिस्टोरेशन का काम चल रहा है, जिसको हमारे जनरल मैनेजर खुद मॉनिटर कर रहे हैं। 13 कोचेज़ में से 5 कोचेज़ ऑलरेडी हटाए जा चुके हैं। अब 8 कोचेज़ हैं जो साइट पर हैं, जिनको दोपहर तक हटा दिया जाएगा। उनके नीचे ट्रैक डैमेज है तो उसका रिले का काम भी चल रहा है। उम्मीद है कि शाम को 7 बजे तक इस रूट पर ट्रैफिक बहाल हो जाएगा। अभी हम फिलहाल गाड़ियों को डाइवर्ट करके दिल्ली शहादरा श्यामली रूट है उससे और दिल्ली मुरादाबाद रूट है उससे चला रहे हैं। और जो इंजर्ड पर्सन्स हैं वहाँ उनको देखने के लिए हमारी एडिशनल जीएम खुद हैं, उनके साथ डॉक्टर्स हैं। मेरठ और मुजफ्फरनगर के हॉस्पिटल्स में 97 लोग एडमिटेड हुए थे, जिसमें से 26 ग्रीवियसली इंजर्ड थे और 71 सिंपल इंजरीज थी। और उनको हर तरीके की बेस्ट पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस दी जाए, उनके रिलेटिव्स को जो भी मदद की जरूरत है वो दी जाए, इसको इंश्योर किया जा रहा है। लेकिन जो स्थिति वहाँ पे हुई, माना जा रहा है कि लापरवाही हुई है, नट बोल्ट खुले वहाँ पे मिले हैं, क्या ये भी बात सच है? नहीं, आधिकारिक तौर पर ऐसे अभी पुष्टि नहीं हुई है। सीनियर रेलवे ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर्स मिलकर सारी जो भी स्थिति हो सकती है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। और साथ ही कमिश्नर रेलवे सेफ्टी की इंक्वायरी इसमें ऑर्डर हो गई है, जो आज साइट पर जा रहे हैं। कमिश्नर रेलवे सेफ्टी होता है जो पोस्ट रेलवे के अंडर में नहीं होती है, सिविल एविएशन के अंडर में होती है। और एक न्यूट्रल इंक्वायरी हो सके, अनबाइज्ड इंक्वायरी हो सके, उसको वो इंश्योर करते हैं। वो इंक्वायरी कल से शुरू हो जाएगी। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, क्या एफआईआर दर्ज अभी हो जानी चाहिए पहले ही?
नहीं, ऐसी कोई FIR अभी दर्ज नहीं हुई है। जब तक कोई कॉज प्रिलिमिनरी नहीं पता चलती है तब तक इस तरीके का नहीं होता है। क्या माना जा रहा है कि कहीं तो चूक हुई है तभी एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, ये अभी इस्टेब्लिश नहीं है, आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, समझना ये चाहेंगे कि सर जब मरम्मत पटरियों की होती है तो क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं? ट्रैफिक ब्लॉक्स के थ्रू, या अगर सिंपल काम है तो बिना ट्रैफिक ब्लॉक के भी काम होते हैं। जिसमें अगर सिंपल काम है तो उसमें लेबर केयरफुल रहती है, बैनर्स का यूज़ करती है और ट्रेन का मूवमेंट जब होता है तो वो लोग हट जाते हैं। लेकिन अगर ट्रैफिक ब्लॉक है तो उसमें ट्रेनों का मूवमेंट पूरा बंद कर दिया जाता है। और अगर मान लीजिए काम होने के बाद कुछ कॉशन है तो कॉशन प्रॉपरली ट्रेन को दिया जाता है, उसी के बाद ट्रेनों का मूवमेंट होता है। किसी भी उसमें एस्पेक्ट को अभी इग्नोर नहीं किया जा रहा है, इसीलिए पुलिस और रेलवे ऑफिसर्स मिल के इसको देख रहे हैं। और जो पहले दुर्घटनाएं हुई हैं वो अलग अलग तरीके की थी, कुछ में टेक्निकल रीज़न था, कुछ में सबोटेज एंगल था जिसमें NIA जांच कर रही है। तो इसमें उससे कोरिलेट करना इसको ठीक नहीं रहेगा। NIA को भी जांच करना चाहिए। इसमें यूपी के STF और ATS ने साइट पे विजिट किया है, तो जैसा वो लोग बताएंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई होगी। शुक्रिया शर्मा जी, हमको लेटेस्ट अपडेट बता रहे थे कि अभी स्थिति वहाँ पर क्या है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे। तो दिल्ली से नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर से मेरे सहयोगी मोहित राज दुबे इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। मोहित, पहले इस बात की आशंका से इनकार किया जा रहा था कि कोई आतंकी साजिश हो सकती है, लेकिन अब इस एंगल से भी इस मामले की जांच हो रही है। पूरी अपडेट आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, नॉर्दर्न रेलवे हर पहलू की जांच कर रहा है, क्योंकि इससे पहले जो रेल हादसे हुए थे उनमें बात आई थी कि आतंकी घटना हो सकती है, लिहाजा उसमें भी कार्रवाई हुई है। लेकिन जो खतौली में जो एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर रेलवे मंत्रालय हर पहलू की जांच कर रहा है। खासतौर पे यूपी STF जांच कर ही रही है, लेकिन विचार इस पर भी किया जा रहा है कि NIA से क्यों न जांच की जाए। लेकिन जब हमने हेडक्वार्टर में बात की अधिकारियों से, हमने जब उनसे पूछा कि क्या ऐसा तो नहीं आप लोगों ने लापरवाही बरती है, क्योंकि नट बोल्ट खुले वहाँ पे मिले हैं, तो उन्होंने सीधे से इसे खारिज कर दिया। बोला कि हमने कोई लापरवाही अब तक नहीं बरती है, लेकिन अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त। लेकिन मोहित, जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो आसपास के लोग हैं, जो यात्री ट्रेन से सफर कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो काम हो रहा था उसके बाद जब हल्की बारिश हुई तो जितना काम था वो बीच में छोड़कर जो लोग काम कर रहे थे वो वहां से चले गए। तो इसका मतलब इसकी पूरी संभावना है कि नटबोल्ट्स वहां पर पड़े होंगे और काम अधूरा छोड़कर इतना बड़ा रिस्क ले लिया गया। बिल्कुल, रेलवे मंत्रालय साफ इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसका ये भी कहना है कि इंक्वायरी जारी है, जांच के बाद हम बताएंगे कि हुआ आखिर क्या है। लेकिन इससे पहले जो भी हादसे हुए हैं, अगर उनकी जांचों की बात कर ली जाए तो अब तक कोई बड़ी कार्रवाई दिखाई दी नहीं है, पब्लिक डोमेन पर रखा नहीं गया है कि किन अधिकारियों के को लेकर कार्रवाई हुई है। लेकिन इस बार जो हादसा हुआ है वो बेहद गंभीर है, क्योंकि एक रेलगाड़ी आती है और उसके डब्बे उतर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, और माना जाता है कि नट बोल्ट खुले वहाँ पे पाए गए, लाल झंडी तक वहाँ पे नहीं रखी गई। तो कहीं ना कहीं लापरवाही तो प्रथम दृष्टया दिखाई देती है। लेकिन जो अधिकारियों का कहना है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अब तक अभी लेटेस्ट जो अपडेट है वो खत्म हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेल मंत्री खुद वहां पे जाने वाले हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि हादसे तो होते रहते हैं, लेकिन क्या रेल मंत्रालय उससे सीख लेता है? अगर सीख लेता तो ऐसा हादसा, ऐसी दुर्घटना। और तस्वीरों को देखकर रोहित समझा जा सकता है कितना भयंकर वो उस वक्त मंजर रहा होगा लोगों के जहन से। जो लोग घर वापस लौट कर आए हैं सकुशल, उनके जहन से ये हादसा कभी शायद जाएगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो चूक है वो बार बार यही देखने को मिलती है। हम पिछले हादसों की भी अगर बात करें कि डीरेल जो ट्रेन होती हैं, ये इस तरह का जो रीजन है वो कई बार आया है जब रेल हादसे हुए हैं कि जो रेलगाड़ी है वो डीरेल हो गई है। लेकिन क्यों पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती? आपने तमाम अधिकारियों से बात की है, आखिर इतना मिसकम्युनिकेशन इस लेवल पर क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, समन्वय की कमी कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय में जरूर रही है, क्योंकि जब हादसा हुआ उसको लेकर भी जितनी जल्दी NDRF को पहुंचना चाहिए था, अधिकारियों को पहुंचना चाहिए था, उतनी जल्दी पहुंच नहीं पाए। और लिहाजा ये भी बात चल रही है कि वहां पर जो गैस कटर था, उसके गैस कटर काटने वाले व्यक्ति के पास लाइट तक नहीं थी, लिहाजा उन्होंने गाँव वालों की सहायता वहाँ पे ली है। तो कहीं ना कहीं हादसे के बाद भी जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्था हो नहीं पाई है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि
24 घंटे के आसपास होने वाले हैं और अब जाके रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया है। मान लीजिए कि कहीं दो ट्रेनें आपस में अगर लड़ी होती तो रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक चल रहा होता। और जिस तरीके से यह हादसा हुआ अब तक पहचान नहीं हो पाई है जितने लोगों की मौत हुई है। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि सिर्फ 5 लोगों की पहचान हुई है जिनकी वहां पे मृत्यु हुई है। लेकिन सवाल यही है कि रेलवे मंत्रालय बुलेट ट्रेन चलाने की बात करता है तो क्या इसी तरीके से जब जो पुरानी पटरियां हैं उन पर हादसे होते रहेंगे तो बुलेट ट्रेन। एक छोटा सा सवाल और मोहित मैं आपसे जानना चाहती हूं कि खबर ये भी थी कि अभी जो डब्बे हटे नहीं हैं उनके नीचे भी लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी संभावना थी। तो क्या रेस्क्यू खत्म हो चुका है? तो क्या अब ये मान ले कि अब जो लोग हैं वो पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं या जो लोग इसमें शिकार हो गए हैं उनके शव पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं? पयोधी आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है। एक डिब्बा अभी भी बचा हुआ है। रेलवे मंत्रालय का एक कहना है उस डब्बे को उस बोगी को खासतौर पे सड़क एक क्रेन होती है उससे हटाने की कोशिश अभी की जा रही है। और रेलवे मंत्रालय का ये कहना है कि हो सकता है कि उसमें अभी भी बॉडीज हों, मृतकों की संख्या, लिहाजा उस बोगी को देखने के बाद बताया जाएगा कि बढ़ा है या घटा है। जी बिल्कुल मोहित, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अपडेट के लिए आगे भी जानकारी लेंगे। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब सुरेश प्रभु ने पहला रेल बजट पेश किया था तो उन्होंने रेलवे स्टेशंस में प्राइवेटाइजेशन की बात कही थी, यानी कि पीपीपी मॉडल की बात हुई थी। लेकिन रेलवे ट्रैक तो लगातार जिस तरह से हादसे हो रहे हैं, रिपेयर नहीं हो पाते हैं, तो कैसे जो पूरी रेल की व्यवस्था है या रेल विभाग है उसे दुरुस्त किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ट्रेन हादसे में घायल हुए लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इन्हीं में से एक पीड़ित कुछ लोगों ने अपनी आप बीती बताई। क्या आवाज आई? कुछ तेज से आवाज आई, गाड़ी से चली जा रही थी, स्पीड में चली जा रही थी, थोड़ी खड़खड़ की आवाज आई उसको एकदम। अच्छा, आप कौन से बोगी में थे? S7 में थे। और उसके बाद कितने देर के बाद आपके पास रिलीफ के लिए लोग आए? फिर भी जनता रिलीफ की आपस में ट्रेन में जो उन्हीं आपस में एक दूसरे को लिफ्ट करके निकाला। अच्छा, आपस में आप S2 में बैठे हुए थे, उसमें सब में कहीं किसी के पैर दबे हुए थे, कहीं किसी का सिर दबा हुआ था, दोनों गेट बंद हो गए थे। इस वजह से खिड़की से निकलना चाहा लेकिन खिड़की में करंट आ रहा था। डिब्बे में करंट आने के कारण 5-7 मिनट का टाइम लगा। उसके बाद में 5-7 मिनट के बाद में फिर हम लोग बाहर निकले। मैं ट्रेन में था, मेरे बहन और मेरी बच्ची थी ट्रेन में, दोनों घायल हो गए। वो दोनों भर्ती हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आगरा से हरिद्वार गंगा नहाने जा रहे थे। कौन से कोच में थे? मुजफ्फरनगर में हुए ट्रेन हादसे के बाद हरिद्वार प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला। खतौली से आ रहे घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर के खतौली में हुए ट्रेन हादसे के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। डीएम ने आनन फानन में मोबाइल पर संदेश रिकॉर्ड कर जारी कर दिया और अस्पतालों को मुकम्मल इंतजाम रखने के निर्देश भी दे दिए। कोई भी घायल व्यक्ति किसी भी अस्पताल में, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, यदि आता है तो हर हाल में उसको एडमिट किया जाए और ट्रीटमेंट भी दिया जाए। यदि आपको और कोई आवश्यक सूचना पूछनी हो तो सीधे मेरे मोबाइल नंबर 94589 77777 पर संपर्क करें। ट्रेन में हरिद्वार के 100 से अधिक यात्रियों के होने की पुष्टि की गई है। हालांकि ये आंकड़ा सिर्फ रिजर्वेशन वाले मुसाफिरों का है। रिजर्व कोच का जो पोजीशन लगभग मिला है वो 100 यात्री का मिला। बाकी अनरिजर्व कोच में जो यात्री उसमें ट्रेवल कर रहे थे उसकी अभी कोई सूचना नहीं मिली। अपनों के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर लोग रात से ही डेरा डाले हुए हैं। वहीं नॉर्दर्न रेलवे बोर्ड की सदस्य सरिता अग्रवाल सूचना पाते ही हरिद्वार स्टेशन पहुंच गई और इस हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की बात भी कही। मेरे रेलवे अधिकारियों से बात हुई है और मैंने उनसे मांग की है कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई होगी। उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया है क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। इधर घायलों की संख्या अधिक होने की वजह से यूपी सरकार ने कुछ घायलों को हरिद्वार भेजने का फैसला किया है। हालांकि घायलों के हरिद्वार पहुंचने से पहले डीएम ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है वो काबिल तारीफ है। कुल मिला के 384 यात्रियों की लिस्ट हमें मिली थी मुजफ्फरनगर प्रशासन के द्वारा, जिनको 11 बसेस में यहाँ पे पहुँचना था। इसमें से 10 बसेस यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी लिस्ट प्रशासन हमको नहीं दे पाया, लेकिन वो बस अड्डे पे पहुँच रहे हैं।
इनमें से 17 लोग जो हैं घायल थे, इनको मेला अस्पताल में फिलहाल भिजवाया गया है। अक्सर हादसों के बाद प्रशासनिक सुस्ती से हालात बिगड़ जाते हैं, लेकिन इस घटना के बाद प्रशासन की चुस्ती सराहनीय है। हरिद्वार से आशु शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।